बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का, पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत में राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे राजनीतिक प्रक्रियाएं व्यवस्थाएं, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 के। तो बस आपको क्या करना है भाई, पूरा वीडियो देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को अपन 25,000 सब्सक्राइबर के, कितने सब्सक्राइबर के, 25,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई कि मात्र सिर्फ 900 सब्सक्राइबर तो बचे हैं, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना 25,000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो सकें। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर है वो प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर से खरीद लो। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ की यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आओगे। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। सर्च कर लेना पॉलिटिकल। जैसे पॉलिटिकल सर्च करोगे, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, खोलकर इसको पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभावों के बारे में बताना, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताना है। और 73वां व 74वां संविधान संशोधन के संदर्भ में आपको 73वां 74वां संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में आपको बताना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का उच्च स्तर केंद्रीय राज्य से निम्न इकाइयों तक स्थानांतरण होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, सत्ता है वो ऊपर के लोगों के हाथों से नीचे की जो लोग होते हैं, सत्ता है वो उच्च स्तर से आपके सामने जो निम्न स्तर होता है वहां तक आपके सामने जो पहुंचना होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब सत्ता, भाई सत्ता था सिर्फ दादा का, जो ताकत है ना वह सिर्फ दादा का हाथ में नहीं होकर घर का सारा मेमराकन भी है, तो उन्हीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम जैसा जाने चाहिए। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण क्या होता है, अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में रहे, जैसे कहाँ रहता है, किम जोन के पास उत्तर कोरिया में, समझ में आ गया। और भारत में क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। सरपंच के पास भी सकते हैं, एमएलए के पास भी सकते हैं, एमपी के पास भी सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी कुछ सकते हैं और प्रधानमंत्री के पास भी सकते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलेंगे तभी सब कुछ होगा। उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। आम आदमी की शासन में भागीदारी बनी रही। भारत में 1992 के अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, 73वां पंचायती राज और 74वां नगर पालिका संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं। भारत में हर नागरिक है वो राजनीति से जुड़ा रहे, क्या रहे, भारत में हर नागरिक है वो राजनीति से जुड़ा रहे। इसके लिए क्या किया गया भाई, आपके सामने 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन है वो देखने को मिला। कब, 1992 के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन और आपके सामने 74वां संविधान संशोधन देखने को मिला। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, पहले भाई आपके सामने लोग एमएलए एमपी को चुन लेते थे, उनका इतना महत्व था, लेकिन हर गांव, हर पंचायत समिति, हर शहर के क्षेत्र से लोग राजनीति से थोड़ा थोड़ा जुड़ाव महसूस करें, लोग सवाल पूछ सके अपनी स्थानीय इकाइयों से, इसकी ज़रूरत महसूस हुई जब भारतीय लोकतंत्र को, तब ये संविधान संशोधन किए गए। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था आई, जिसमें क्या हुआ, जो सरपंच है उसके चुनाव होने शुरू हुए और 74वें जो मेयर है उसके आपके सामने क्या है, चुनाव करवाने शुरू किए गए। संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये जो संवैधानिक संशोधन किए गए, इससे क्या हुआ, अब ये संविधान का अभिन्न अंग हो गया है। हर 5 वर्ष में जैसे आपके सामने संसद के, विधानसभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही पंचायती राज और नगर पालिका के भी चुनाव देखने को मिलते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, पहला पॉइंट है त्रिस्तरीय ढांचा। कैसा ढांचा देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है, जहां पर प्रत्येक गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। क्या किया गया, 3 स्तर बनाए गए। सबसे निचला स्तर क्या था, आपके सामने गांव, आपका गांव होता है, 3 4 5 गांवों को मिलकर एक क्या बनाई गई, पंचायत समिति है वो बनाई गई। क्या बनाई गई, ग्राम पंचायत बनाई गई, मैंने पंचायत समिति बोल दिया। ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। 3 4 गांवों को क्या करके क्या किया गया, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया।
फिर ऐसे 15-20 गांवों को मिलकर एक पंचायत समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? पंचायत समिति। पंचायत समिति किस पे होती है? आपके ब्लॉक के स्तर पे होती है। समझ में आ गया? और जैसे आपके सामने 5-10 ब्लॉकों को मिलकर जिला स्तर पे क्या बनाई गई? जिला परिषद है वो, उसका निर्माण किया गया। तो इस तरीके से निचले गांवों के स्तर से फिर ब्लॉक के स्तर पे और जिला के स्तर पे शक्तियों का आवंटन देखने को मिला गया, एकदम नीचे से ऊपर तक इन सब चीज़ों को लेकर आया गया। तो यही आपके सामने भारत के राजनीति के अंदर त्रिस्तरीय ढांचे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राजनीति के ढांचे में इसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिस्तरीय ढांचे के नाम से इसको जाना जाता है, जहां सबसे निचला तबका गांव, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन तक सभी चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है आरक्षण का। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण देखने को मिला। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण था भाई? 1/3, 33%। मतलब अगर 3 सीटों का आवंटन किया जा रहा है तो उसमें से 1 सीट किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी। किनको दी जाएगी भाई? महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया गया। कई राज्यों में कितना? 50% तक। मतलब कई राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या 50% तक आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अगर 10 सीटें बांटी जा रही हैं तो 5 सीटें महिलाओं को देखने को मिलेंगी, 5 पुरुषों को देखने को मिलेंगी। और न्यूनतम कितनी है? 33। 9 सीट है तो 3 सीटें महिलाओं को मिलने वाली है। समझ में आ गया? तो ये पंचायती राज में ताकि महिलाओं का भी प्रावधान हो, है ना। ग्रामीण स्तर पे सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि महिलाएं हैं वो आपके सामने बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग नहीं ले पा रही थी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? ये व्यवस्था है वो लागू की गई कि राजनीतिक स्तर पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1/3 आरक्षण और कई राज्यों में 50% तक आरक्षण दिया गया। SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया गया। और क्या किया गया? जहाँ पर SC की आपके सामने, ST की और OBC की जैसे और जो जनसंख्या देखने को मिलती है उस हिसाब से उन लोगों को भी वहाँ पे सीटों का आवंटन देखने को मिला। उनको जनसंख्या के आधार पे सीटें बांटी गई। स्वतंत्र चुनाव और वित्त। राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है भाई। पंचायती राज चुनाव के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। किसके द्वारा कराए जाते हैं? जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा आपके सामने क्या करवाए जाते हैं? स्वतंत्र चुनाव करवाए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या करवाया जाता है भाई? आपके सामने जो स्वतंत्र जो चुनाव है वो करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। और एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया। क्या किया गया? जो वित्त आयोग होता है उसका भी आपके सामने क्या हुआ? गठन देखने को मिलता है। प्रभाव और मूल्यांकनों की बात करें, पहला पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव। इसमें ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व की नई पौध तैयार हुई। इसमें क्या हुआ? जो सबसे निचला स्तर ग्रामीण स्तर होता है वहां पर भी लोग राजनीति में भागीदारी देखने को मिली। लोगों को राजनीति से जुड़ाव महसूस हुआ, वहां से भी लोग राजनीति में आना शुरू हुए। अक्सर भारत में क्या देखते हो? अपने आसपास क्षेत्र में पहले व्यक्ति सरपंच बनता है, फिर वो प्रधान बनता है और फिर वो विधायक के चुनाव लड़ता है। ऐसे होता ना, फिर वो सांसदीय के चुनाव लड़ता है। तो वो सबसे पहले जो सरपंची का जो चुनाव है वहां से वो व्यक्ति तैयार होता है, फिर वो प्रधान के चुनाव लड़कर आता है, वहां से वो व्यक्ति धीरे धीरे वो तैयार होता है। तो इसी तरीके से जो आपके सामने जो नेतृत्व की नई पौध है वो तैयार होती है। महिलाओं और वंचित वर्गों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुए? जो महिलाएं हैं और जो वंचित वर्ग है उसमें भी क्या आपके सामने भाई महिलाओं को भी धीरे धीरे आरक्षण दिया गया, जिससे क्या हुई? उनकी भी जो राजनीतिक सक्रियता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या होने लगी? राजनीतिक सक्रियता वो बढ़ने लगी। स्थानीय समस्याएं, सड़क, नाली और प्राथमिक शिक्षा का समाधान और स्थानीय स्तर पर भी संभव हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ भाई? जो MLA MP ग्रामीण स्तर पर चीज़ों को, समस्याओं को नहीं समझ पाते थे क्योंकि उनके पास बहुत से गांव होते थे भाई। तो पंचायती राज के जो सबसे छोटा हिस्सा होता था जहां पर एक एक गांव में जो सरपंच चुनकर आए उनके द्वारा उनके गांव में, उनके शहर में क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। जैसे सड़क, नाली और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है वो धीरे धीरे संभव होने लगे। चुनौतियां क्या हैं? पंचायतों के पास आज भी पर्याप्त वित्तीय स्वायत्ता नहीं है। मतलब आज भी जो भारत की पंचायतें हैं वो लगभग सरकार के दिए गए अनुदान पर ही निर्भर करते हैं, खुद के द्वारा पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं। प्रधानपति जैसी कुप्रथाओं में महिला आरक्षण के वास्तविक प्रभावों को सीमित किया है। मतलब महिलाएं चुनकर तो आ जाती हैं सरपंच या प्रधान, लेकिन होता कौन है? वास्तविक निर्णय कौन लेता है? उनका पति ही वो निर्णय लेता है। तो ये प्रधानपति जैसी कुप्रथाएं हैं उसमें महिला आरक्षण दे तो दिया गया लेकिन उस आरक्षण का कोई महत्व ज्यादा नहीं है।
नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण तकनीकी कौशल में भी कमी देखने को मिलती है। मतलब नौकरशाही है, क्या है, जो नौकरशाही है उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है, इसीलिए जो तकनीक कौशल है उसमें भी क्या बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। लोग खुद जो सरकार में जो लोग हैं वो आपके सामने अपने खुद के फैसले नहीं ले पाते हैं। अगले वाला पॉइंट है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए तथा जाति व राजनीतिक अंतर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्या हुआ, भारत में मतदान कैसे दिया जाता है, लोगों का क्या व्यवहार होता है जब वो मतदान देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन विस्तार से समझेंगे तथा जाति का और राजनीति का क्या संबंध है, जाति और राजनीति का क्या संबंध है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मतदान के निर्णय कई कारकों को प्रभावित करते हैं। मतलब भारत क्या है, एक छोटा देश नहीं है, भारत एक छोटा देश नहीं है भाई, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पर जो लोगों के जो मतदान देने का जो निर्णय होता है, मतलब लोग किस प्रकार से मतदान देंगे, वो जो निर्णय लिया जाता है वो एक बिंदु नहीं, अनेकों अनेक बिंदुओं पर निर्भर करता है। समझ में आ गई, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। इसी को मतदान व्यवहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वोटिंग बिहेवियर के नाम से अपन इसको जानते हैं। समझे, लोग किस आधार पे मतदान करेंगे, है ना, उसको मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। मतदान व्यवहार के निर्धारित कारक क्या होते हैं, मतलब लोग किस आधार पे मतदान करेंगे, उसके पीछे कौन कौन से तत्व होते हैं भाई। पहला तत्व होता है करिश्माई नेतृत्व, प्रधानमंत्री या क्षेत्रीय नेताओं की व्यक्तिगत छवि। मतलब भाई कोई व्यक्ति ने इस प्रकार से भाई आपके सामने इतना काम कर दिया कि उस लोगों को प्रति लोगों की सहानुभूति कि भाई ये व्यक्ति है ना हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे पंचायत की क्या करेगा, दशा दिशा बदलने का काम करेगा। कोई इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी खुद की इतनी सुदृढ़, मजबूत और शानदार छवि होती है, जिसके कारण क्या होता है, लोग उसका चुनाव करते हैं। इस प्रकार के नेताओं को क्या कहा जाता है, करिश्माई नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, करिश्माई नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। करिश्माई नेतृत्व का अर्थ यही होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय नेताओं की जो व्यक्तिगत छवि होती है उसके आधार पर लोग वोट देने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट होता है आर्थिक कारक, महंगाई, बेरोजगारी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्रीबीज है, उसके आधार पे लोगों को क्या करते हैं, आपके सामने वोट करते हैं। व्यक्तिगत मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सॉरी व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक मुद्दे, जैसे महंगाई, समाज में बढ़ती हुई महंगाई लोगों को क्या करती है, वोटिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। क्यों, महंगाई बढ़ रही होती है तो लोगों के पास भाई पैसा नहीं रहता, हाथों में पैसा नहीं रहेगा तो लोगों के जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कारण महंगाई, समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवा वर्ग है, आज के समय भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके आधार पर लोग वोट करते हैं। और अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भी लोग अक्सर वोट करने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट होता है क्षेत्रीयवाद, स्थानीय अस्मिता और विकास के मुद्दे। मतलब लोग अपने स्थानीय क्षेत्र को भी ध्यान में रखकर वोट किया जाता है। लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने स्थानीय जो अस्मिता है, जो स्थानीयता के जो मुद्दे होते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में भी रखकर कि भाई ये लोग हमारी स्थानीयता, हमारे माटी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उन सब लोग चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके आधार पे भी वोट देखने को मिलता है। ये अक्सर दक्षिणी भारत में भैया आपके सामने वोटिंग पैटर्न अक्सर ये इस प्रकार का वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्थानीयता को ज़्यादा महत्व देते हैं। किस चीज़ को, स्थानीयता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है मीडिया और सोशल मीडिया का प्रावधान। सूचनाएं का प्रवाह और धारण निर्माण करना, परसेप्शन बिल्डिंग करना। क्या होता है आपके सामने, अक्सर जो सूचनाएं होती हैं, अक्सर क्या होती है, जो सूचनाएं होती हैं उनका प्रवाह होता है और धारण निर्माण करना, धारण क्या, परसेप्शन बिल्डिंग। काफ़ी बार क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से जो चुनाव प्रचार कोई परसेप्शन पे कर दिया जाता है। कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया भाई आपके सामने, जैसे भाई आपके सामने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया, देशभक्ति का मुद्दा हो गया, तो इस प्रकार के मुद्दे और परसेप्शन बना दिए जाते हैं, वो भी आपके सामने क्या है, वोटिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जाति और राजनीति का अंतर संबंध, रजनी काठौरी ने इसे जाति का सामाजिक राजनीतिकरण के नाम से जाना है। क्या जाना है, जो रजनी काठौरी हैं, रजनी काठौरी ने क्या कहा है, जाति का राजनीतिकरण के नाम से जाना है। किस नाम से जाना जाता है, जाति के राजनीतिकरण के नाम से जाना जाता है। कि लोग वोट किस आधार पे देते हैं, जातियों के आधार पे वोट देते हैं। किस आधार पे वोट देते हैं, जातियों के आधार पे वोट देते हैं लोग, जाति का राजनीतिकरण देखने को मिलता है।
भारत में जाति और राजनीति एक दूसरे से गहराई से प्रभावित करते हैं। भारत में क्या होता है, जाति और राजनीति होती है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, गहराई से जुड़ी रहती हैं। उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। क्या होती हैं, जाति और राजनीति हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती और गहराई से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। भारत में अगर सीटें बटेंगी तो जातियों के आधार पे, राजनीति होगी तो जाति के आधार पे, वोट मांगे जाएंगे तो जाति के आधार पे। तो राजनीति कहीं ना कहीं आपके सामने जाति व धर्म से तो जुड़ाव उसका होता ही होता है। अगले वाला पॉइंट है टिकट वितरण। राजनीतिक दल किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है भाई। भारत में वो वोटिंग पैटर्न में खास चीज़ होती है कि लोग जाति को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं भाई, आपके सामने टिकट का बंटवारा करते हैं। समझ में आ गया। आपने देखा होगा कि भाई जब भी टिकट के बढ़ते हैं तो आप अक्सर ये देखा जाता है कितनी ऊंची जाति के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने जनरल के हैं, है ना। इस आधार पे आपके सामने निर्वाचन क्षेत्र में जातियों का प्राथमिकता दी जाती है। जातिगत गोलबंदी, कास्ट मोबिलाइजेशन, अजगर और माय जैसे समीकरणों के आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, आपके सामने जातियों के आधार पे लोगों को कहा जाता है कि भाई ये आपका जाति का व्यक्ति है, इसी को वोट दो, कहीं ना कहीं आपका विकास, कहीं ना कहीं आपकी बात ये व्यक्ति सुनेगा। तो कोशिश की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कैसे न कैसे चुनाव को क्या किया जाए, जातियों के आधार पे उसको विभाजित किया जाए, जातिगत गोलबंदी करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाता है। जातिगत दबाव समूह, विभिन्न जातियां अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक सौदेबाजी करती हैं। क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, वो अपने हितों को, उनके जो हित होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए क्या करती हैं, राजनीतिक सौदेबाजी भी करती हैं भाई, राजनीतिक रूप से खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में जो विकास, डेवलपमेंट में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे ने जातिगत समीकरणों के बावी होते दिखाई दिए हैं। आजकल भारत में क्या है, आपके सामने जाति से ऊपर धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा, देशभक्ति का मुद्दा काफी प्रभावी रूप से प्रचलित रहा है। काफी उसका क्या देखने को मिलता है भाई, काफी वो प्रचलित मुद्दा है। और प्रो इकोनॉमेंसी की जो लहर है, मतलब सरकार के द्वारा किए गए जो काम है उससे जनता बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। इस प्रकार से क्या होती है, सरकार बार बार चुनकर आ रही है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनावी सुधारों की क्या आवश्यकता है, प्रमुख सुधारात्मक सुझावों का विश्लेषण दीजिए। क्या बताना आपको, भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्या होती है और प्रमुख चुनावी सुधार कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की क्या होती हैं, आत्मा होती हैं। मतलब कोई भी चुनाव करवाया जाए वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कोई भी चुनाव हो वो एकदम स्वतंत्र हो और निष्पक्ष होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो अगर आप कोई व्यक्ति को चुन रहे, किसी और व्यक्ति को चुनकर और कोई आ रहा है, तो जनता की जो भावना है, जनता की जो वैचारिकता है उसको ठेस पहुंचती है और लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लोगों में क्या हो सकता है, बहुत बड़े दंगे हैं वो हो सकते हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त खामियां दूर करने के लिए चुनावी सुधार अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं, भारतीय जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जो कमियां हैं उसको समय समय पर दूर किया जाता है। क्या किया जाता है, समय समय पर उन कमियों को दूर किया जाता है, उन खामियों को दूर किया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने जो चुनावी प्रक्रिया है वो सही चल सके, मजबूत और सुदृढ़ तरीके से चल सके। समय समय पर उन सब प्रक्रियाओं में आपके सामने जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करने की सख्त ज़रूरत होती है। सुधारों की आवश्यकता के कारण, कि चुनाव में सुधार करने जरूरी है तो क्यों है। धन बल का प्रयोग, चुनाव में बढ़ता काला धन और खर्च की सीमा का उल्लंघन। हम क्या देख रहे हैं, भारत में समय के साथ क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, चुनाव में जो काला धन है, मतलब जो पैसा है, लोग है वो धन बल के आधार पे, मतलब लोग क्या करते हैं भाई, आपके सामने कोई गलत तरीके से पैसे को कमाते हैं और उस पैसे का क्या किया जाता है, लोग चुनाव के अंदर उपभोग करते हैं। समझ में आ गया। तो जो पैसा होता है, जो चुनाव में बढ़ता हुआ काला धन और खर्च की जो सीमा है उसका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है। सरकार तो क्या करती है कि एमएलए एमपी का 5-10 लाख रुपए का ही खर्चा दिखा रखा चुनाव आयोग ने, तो और खर्चा कितना होता है, 5-10 करोड़ तक देखने को मिलता है। 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, 10 क्यों, काफ़ी बार तो 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो यही जो धन बल का उपयोग किया जाता है चुनाव में, काले धन का उपयोग और खर्चों की जो समय सीमा देखने को मिलती है, खर्चे की सीमा का उल्लंघन होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों, लोग क्या करते हैं, लोगों को धन के आधार पे, है ना, जातियों के आधार पे
शराब के आधार पे, इन सब आधार पे लोगों के को क्या किया जाता है, वोट को खरीदारी करने का प्रयास किया जाता है। जाति का अपराधीकरण, दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। क्या होता है, किसी एक बी पार्टी का एक व्यक्ति है, उसको टिकट नहीं दिया गया तो वो सी पार्टी में चला जाएगा और वहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि लोग उसको बी पार्टी के विचारधारा से लोग उससे जुड़े हुए थे और उसको सी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं उनका। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से लोगों की क्या जो दागी पृष्ठभूमि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और फिर जब उनको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। ये भी भारतीय लोकतंत्र के में बहुत बड़ी समस्या है। या काफ़ी बार क्या चुनकर किसी एक पार्टी से गए, फिर दूसरी पार्टी में आपके सामने वो चले जाते हैं। फर्जी खबरें और ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। सोशल मीडिया होती है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या किया जाता है, जो मतदाता होते हैं, जो वोट देने वाले लोग होते हैं, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। लोगों को गलत खबरें दिखाई जाती हैं, लोगों को ये दिखा दिया जाता है कि भाई आपके सामने कि आपको इस तरीके से परेशानी होगी, ये होगा वो होगा। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो ध्रुवीकरण किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद व अपारदर्शिता जो कार्य प्रणाली देखने को मिलती है। लोकतंत्र में क्या होता है भाई, आपके सामने वंशवाद का कोई महत्व नहीं है। क्या नहीं है? वंशवाद का कोई महत्व नहीं है। पारदर्शी कार्य प्रणाली होना भी जरूरी होती है। तो दलों के भीतर क्या होता है भाई, आपके सामने लोकतंत्र वो खत्म होता जा रहा है। बेटा एमएलए है, बाप एमएलए है तो बेटा एमएलए बनेगा। आज के अंदर जितने भी युवा एमएलए एमपी हैं, देखना उनको अधिकतर किनके, जिनके पिता कहीं ना कहीं, जिनके पिता का या उनके घर का कहीं ना कहीं राजनीति से क्या था, जुड़ाव था। मतलब नए लोग राजनीति के अंदर धीरे धीरे आने कम हो गए हैं और पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है कार्य प्रणाली। अब हमारे चुनाव में हम कैसे सुधार कर सकते हैं? पहला पॉइंट है राज्य द्वारा वित्त पोषण करना, स्टेट फंडिंग करना। इंद्रजीत गुप्त समिति ने सुझाव दिया था चुनाव का खर्च सरकार वहन करे ताकि धनबल है वो प्रभाव कम हो सके। ये अच्छा पॉइंट है। या फिर एक बार ये चुनाव किया जाए, एक चुनाव किया जाएगा तो भी इस पर आपके सामने क्या होगा, ये कमियां देखने को मिलेगी। इंद्रजीत गुप्त समिति ने ये कहा कि एक एक जो कैंडिडेट खर्चा करता है ना, उसके बजाय अगर सरकार खर्चा करना शुरू कर देगी ना, तो इससे क्या होगा भाई, आपके सामने जो जितना धन खर्च होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, आपके सामने धनबल है उसका उपयोग कम हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, बार बार चुनाव होने से चुनाव खर्चों और आचार संहिता के साथ क्या होता है, विकास कार्य में भी बाधा पहुंचती है। सब भारत में क्या है, थोड़ा सा समय निकलता है कहीं पर चुनाव जाते हैं, थोड़ा सा समय निकलता है कहीं पर चुनाव आ जाते हैं। तो लगातार चुनाव होते रहते हैं पूरे भारत के अंदर। इस वजह से क्या होता है भाई, आपके सामने बार बार आचार संहिता लगती है, विकास कार्य रुक जाते हैं और आपके सामने जो लोगों के जो काम है वो नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा भी देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोकने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी लागू करनी चाहिए, जिससे क्या चुनाव सीमित हो सकें। अपराधियों पर पूर्ण रोक, गंभीर अपराधियों में आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग भी अक्सर ये सुझाव देता है कि आप गंभीर अपराधियों वाले व्यक्तित्वों को, जिन पर हिस्ट्री सीटर जैसे आपके सामने जिन पे मुकदमे लगे हुए हैं, उन सब लोगों को कभी भी चुनाव में नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन सरकार तो लड़ाती उन्हें अक्सर। वीवीपैट और पारदर्शिता, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को 100% मिलान की मांग की जाती है। मतलब वीवीपैट क्या होता है, आप जब चुनाव दे के आते हो तो ईवीएम में आपने बटन दबाया, उसके बाद में एक पर्ची दिखाई देती है कि आपने कौन सी पार्टी को जो क्या बटन दबाया है, उसी पार्टी को वोट गया नहीं किया गया है, तो उसका मिलान, वो वीवीपैट होती है, उनका मिलान करना जरूरी होता है। आज के समय भी होता है, लेकिन 1-2 ईवीएम की वीवीपैट को ही मिलाया जाता है, रैंडम वीवीपैट को ही। चुनावी बॉन्ड के विकल्प में अत्यधिक पारदर्शिता, अक्सर सरकार क्या करती है, अपना खर्चा चलाने के लिए जो चुनावी बॉन्ड इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है, उसके लिए भी क्या करना चाहिए भाई, आपके सामने और पारदर्शिता होनी चाहिए उसके प्रति भी। नोटा को प्रभावी बनाना, यदि नोटा नन ऑफ द अबाव को सर्वाधिक वोट मिले हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान का प्रावधान करना। अगर नोटा को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं तो फिर से चुनाव करवाना भी आवश्यक है। तो कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना भाई, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।